इस बार मार्च महीने से ही सूरज जैसे आसमान से आग के गोले बरसा रहा था। पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था। हवा का एक भी झोंका शरीर को राहत देने के बजाय चमड़ी को झुलसा रहा था। ऐसे में शहर के एक बेहद तंग इलाके में स्थित रमेश जी का घर, जो कहने को तो एक मकान था, लेकिन असल में पूरा परिवार एक ही बड़े कमरे में रहने को मजबूर था। हे भगवान, इस बार तो ये गर्मी जान लेकर ही छोड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी तंदूर के अंदर बैठे हैं। सुमन, जरा देखना घड़े में पानी है या वो भी खौल गया। वहाँ घड़े का पानी भी गुनगुना हो चुका है माँ जी। इस उमस में तो अब सांस लेना भी भारी हो रहा है। ऊपर से ये पंखा हवा कम और शोर ज्यादा कर रहा है। भाग्यवान, अब मौसम को कोसने से क्या होगा। हमारे नसीब में तो यही एक कमरा लिखा है, इसी में हमें गुजारा करना है। बस भगवान से यही दुआ करो कि इस बार बेटों की शादियाँ ठीक से निपट जाएं, फिर शायद घर की सूरत बदले। सूरत क्या बदलेगी जी। विक्रम को तो शहर की अमीर लड़की कविता से प्यार हो गया है। उसके नखरे इस एक कमरे में कैसे संभलेंगे, यही सोच सोच कर मेरी छाती फटी जा रही है। और दूसरी तरफ हमारी छोटे बेटे राहुल के लिए हमने अपने गांव की सीधी साधी मीरा को चुना है। बेचारी गरीब घर की है पर समझदार है। हाँ माँ, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि वो दोनों इस एक कमरे में साथ कैसे रह पाएंगी। तभी दरवाजे पर विक्रम और राहुल दोनों काम से वापस लौटते हैं। दोनों के चेहरे धूप से झुलसे हुए और कमीज पसीने से बिल्कुल भीगी हुई थी। ओह गॉड, इस एक झोपड़ी वाले कमरे में तो बैठना भी मुमकिन नहीं है। पता नहीं कविता यहाँ कैसे रहेगी। भैया, झोपड़ी मत कहिए, इसी कमरे ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। और वैसे मीरा भी तो आ रही है। राहुल, तुम अपनी मीरा की तुलना कविता से मत करो। कविता बड़े घर की लड़की है, उसने कभी ऐसी तंगी देखी ही नहीं। उसके घर में हर कमरे में एसी लगा है। जब वो यहाँ आएगी तो इस नर्क को देखकर उसका क्या हाल होगा, मैं यही सोचकर परेशान हूँ। बेटा विक्रम, प्यार किया है तो परिस्थितियों को भी स्वीकार करना होगा। कविता को सब पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करती है तो वह इस एक कमरे में भी खुश रहेगी। वक्त बीतता है और एक तय कार्यक्रम के अनुसार दोनों भाइयों की शादियां संपन्न होती हैं। एक तरफ कविता, जिसका रंग दूध जैसा गोरा था, महंगे लहंगे और गहनों से लदी हुई, चेहरे पर इस माहौल को देखकर साफ झलकती नाखुशी। दूसरी तरफ मीरा, जिसका रंग पक्का काला था, साधारण लाल सूती साड़ी पहने, आंखों में लाज और बड़ों के लिए सम्मान लिए। जैसे ही दोनों बहुएं उस तंग और उबलते हुए कमरे में प्रवेश करती हैं, कमरे का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। बाहर लू चल रही थी और कमरे के अंदर का तापमान उबल रहा था। आओ मेरी बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाना। ओह माय गॉड विक्रम, ये क्या है? इतनी भयंकर बदबू और इतनी गर्मी। यहाँ तो 1 मिनट खड़ा रहना भी टॉर्चर है। और ये क्या, पूरा परिवार इसी एक कमरे में रहता है क्या? कविता, प्लीज शांत हो जाओ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अभी हमारी माली हालत थोड़ी तंग है। कुछ दिनों की बात है, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। बाबूजी, माँ जी, आप लोग परेशान मत होइए। कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल में जगह होनी चाहिए। मैं अभी रसोई संभालती हूँ और आप सबके लिए ठंडा शरबत बनाती हूँ। भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। वैसे कविता भाभी, आप बैठ जाइए, इस पंखे के नीचे थोड़ी हवा मिलेगी। हवा? ये पंखा हवा दे रहा है या आग उगल रहा है? मेरे पापा के घर में तो नौकरों के कमरों में भी इससे अच्छा कूलर लगा होता है। विक्रम, मैं यहाँ बीमार हो जाऊंगी और ऊपर से सावली, क्या नाम है इसका, मीरा, इसके साथ मुझे ये कमरा शेयर करना पड़ेगा। भाभी, मीरा का रंग भले ही पक्का है पर उसका दिल बहुत साफ है। और जहाँ तक कमरे की बात है तो हम सब इसी में रहते आए हैं। थोड़ा सा सामंजस्य तो बैठाना ही होगा। राहुल जी, कोई बात नहीं। जेठानी जी बड़े घर से आई हैं, उन्हें इस माहौल की आदत नहीं है। उनका गुस्सा जायज है, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। रात ढलती है लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती। कमरे के बीच में एक बड़ा पर्दा टांग दिया जाता है। एक तरफ विक्रम और कविता का बिस्तर लगता है और दूसरी तरफ राहुल और मीरा का। बाकी हिस्से में रमेश और सावित्री और सुमन सोते हैं। पूरा कमरा इंसानों से खचाखच भरा हुआ था। गर्मी की वजह से हर कोई पसीने से नहाया हुआ था। कविता बिस्तर पर बार बार करवटें बदल रही थी। उसका गोरा चेहरा गर्मी से बिल्कुल लाल हो चुका था।
विक्रम, मुझसे नहीं सोया जा रहा। पूरी पीठ में घमोरियां हो गई हैं। तुम्हारी माँ ने तो कह दिया कि सामंजस्य से बैठाओ। कोई इस काली कलूठी मीरा से पूछे कि वह इस माहौल में कैसे रह लेती है। शायद इसके मायके में भी ऐसा ही कबार खाना होगा, इसलिए इसे आदत है। मेरे तो गोरे रंग पर रैशेस पड़ रहे हैं। कविता, धीरे बोलो, सब सो रहे हैं। मीरा सुन लेगी तो उसे बुरा लगेगा। राहुल जी, जेठानी जी को सचमुच बहुत तकलीफ हो रही है। गोरी त्वचा बहुत नाजुक होती है। मैं सुबह उठकर उनके लिए नीम का पानी उबाल दूंगी, उससे घमोरियां ठीक हो जाएंगी। मीरा, तुम कितनी भली हो। वो तुम्हें बार बार काला कह रही है, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ा रही है और तुम उसकी चिंता कर रही हो। वो हमसे बड़ी हैं, जेठानी जी हैं, और सच ही तो कह रही हैं। मैं तो धूप में काम करने वाली लड़की हूँ। मेरा रंग पक्का है, पर वो तो कांच जैसी हैं। उन्हें संभालना हमारा फर्ज है। सुबह का समय, सुबह की पहली किरण के साथ ही कमरे का तापमान फिर से बढ़ने लगता है। मीरा सबसे पहले उठती है और पूरे कमरे की सफाई में जुट जाती है, जबकि कविता अभी भी गर्मी और थकान के कारण झल्लाते हुए सो रही होती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और उनकी शादी को अब 1 महीना बीत चुका था और गर्मी अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। उफ, ये गर्मी! भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गई। पापा के घर में 24 घंटे एसी चलता था और यहाँ इस माचिस की डिब्बी जैसे कमरे में दम घुट रहा है मेरा। ऊपर से ये चूल्हे का धुआं और गर्मी। बहू, क्या करें, हमारी किस्मत ही ऐसी है। गरीब का घर ऐसा ही होता है। थोड़ा सब्र रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा। सब्र? माँ जी, सब्र की भी एक सीमा होती है। इस एक कमरे में 7 लोग भूसे की तरह भरे पड़े हैं। ना कोई प्राइवेसी है, ना कोई आराम। और ऊपर से आपकी ये लाडली छोटी बहू जब देखो तब चूल्हा जलाकर बैठ जाती है, जैसे बची कुची कसर पूरी कर रही हो। दीदी, दोपहर के 2 बज गए हैं। बाबूजी और विक्रम भैया अब खेत और दुकान से आने वाले होंगे। अगर खाना नहीं बनाऊंगी तो सब भूखे पेट कैसे रहेंगे। आप बस थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, मैं अभी हटा देती हूँ चूल्हा। रहने दो मीरा, तुम्हारी ये सीधी सादी बातें मेरे सामने मत किया करो। वैसे ही भगवान ने तुम्हें इतना पक्का रंग दिया है, ऊपर से इस कोयले और धूप में बैठ बैठ कर तुम पूरी तवे जैसी होती जा रही हो। तुम्हारे पास रहने से भी मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारा ये काला रंग मुझ पर ना चढ़ जाए। भाभी, आप हद पार कर रही हैं। अरे सुमन, तुम मुझे सिखाओगी? तुम अपनी इस गरीब काली भाभी की तरफदारी बंद करो। विक्रम ने मुझसे प्यार किया था, मेरी खूबसूरती और मेरी अमीरी देखकर। मुझे क्या पता था कि प्रेम के चक्कर में मुझे इस एक कमरे के नर्क में आकर रहना पड़ेगा। दोपहर ढलकर शाम की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। शाम को जब घर के मर्द वापस लौटे तो कमरे की घुटन और बढ़ गई। विक्रम, जो शहर की अमीर लड़की कविता के प्यार में पड़कर उसे ब्याह लाया था, अब अपनी पत्नी के नखरों और परिवार की मजबूरी के बीच पिस रहा था। वहीं राहुल, जो जानता था कि उसका परिवार गरीब है, अपनी सीधी साधी पत्नी मीरा को इस हाल में देखकर अंदर ही अंदर घुट रहा था। आज तो दुकान पर बैठना मुश्किल हो गया था। विक्रम, कुछ कमाई हुई या आज भी मंदी रही? पिताजी, इतनी भयानक गर्मी में दोपहर को कोई बाजार ही नहीं आता। शाम को थोड़ी बहुत बिक्री हुई है, लेकिन उससे सिर्फ राशन का खर्चा ही निकल पाएगा। नया कमरा बनाने की बात तो अभी सोचना भी पाप है। मीरा, तुम बैठ जाओ, दोपहर से खड़ी हो। विक्रम भैया, क्या हम बैंक से कुछ कर्ज नहीं ले सकते? इस एक कमरे में रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। कविता भाभी को भी तकलीफ होती है और मीरा भी दिन भर पिसती रहती है। हाँ हाँ राहुल, अपनी इस काली बीवी की फिक्र तो तुम्हें बहुत होगी, लेकिन कर्ज लोगे किस बूते पर? चुकाओगे कैसे? तुम्हारे भाई विक्रम की तो इतनी औकात नहीं है कि मुझे एक ढंग का कमरा दे सके। मेरे पापा ने कहा था कि उस गरीब के घर मत जाओ, पर मेरी मती मारी गई थी। कविता, चुप हो जाओ। माना तुम अमीर घर से हो, लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो। बार बार अपनी अमीरी का बखान करके हमारे जख्मों पर नमक मत छिड़को। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है तो चली जाओ अपने पापा के पास। बस करो बच्चों, इस गर्मी ने पहले ही दिमाग का दही कर रखा है। ऊपर से तुम लोग आपस में लड़कर इस घर को और मत जलाओ। मीरा बेटा, जरा पंखा तेज करना। इसी तरह जून का महीना आ गया। गर्मी अपनी चरम पर थी। इसी बीच एक रात अचानक सावित्री जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। अत्यधिक गर्मी और डिहाइड्रेशन की वजह से उन्हें उल्टी दस्त होने लगी और वे बेहोश हो गई। उस समय रात की 2 बज रही थी। बाहर घना अंधेरा था और लू चल रही थी। उस एक कमरे में हड़कंप मच गया।
कविता इस अचानक आई आफत से घबराकर एक कोने में दुबक गई, लेकिन मीरा ने बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाला। सावित्री, आंखें खोलो। अरे विक्रम, राहुल, जल्दी उठो। देखो तुम्हारी माँ को क्या हो गया। पिताजी, इस वक्त गांव में कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा और शहर का अस्पताल यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। गाड़ी का इंतजाम कैसे करें? ओ गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। मैं क्या करूं? राहुल जी, आप घबराइए मत। आप विक्रम भैया के साथ जाकर सरपंच की गाड़ी मांग कर लाइए। सुमन, तुम रसोई से नमक चीनी का घोल बनाकर लाओ जल्दी। दीदी, आप प्लीज माँ जी के पैर मलिए, उनके पैर ठंडे पड़ रहे हैं। मैं कैसे? दीदी, इस वक्त अमीर गरीब या काले गोरे का भेद भूल जाइए। माँ जी की जान खतरे में है, प्लीज मदद कीजिए। मीरा की उस सूझबूझ और निस्वार्थ सेवा ने कविता के भीतर सोई इंसानियत को जगा दिया। उसके सिरहाने बैठी रही, उनके कपड़े साफ किए, उन्हें दवा खिलाई। कविता दूर बैठी ये सब देखती रही। उसने देखा कि जिस लड़की को वो उसके में बर्फ की तरह पिघल गया। मीरा, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी अंधी थी। मैं अपनी गोरी चमड़ी और बाप के पैसे के घमंड में इतनी चूर थी कि मुझे तुम्हारा साफ और सुंदर दिल दिखाई ही नहीं दिया। तुम काली नहीं हो मीरा, तुम इस घर का उजाला हो। दीदी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। जेठानी तो माँ के समान होती है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे छोटा समझकर माफ कर दीजिएगा। कविता, तुम और मीरा से माफी मांग रही हो? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? नहीं विक्रम, मैं होश में हूँ और मैंने एक फैसला किया है। पापा ने मुझे शादी में जो पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दिए थे, मैं वो सारे पैसे निकाल रही हूँ। हम इस एक कमरे के नर्क को एक सुंदर आशियाना बनाएंगे। सच में भाभी? क्या हमारे घर में और कमरे बनेंगे? वाह, इसका मतलब इस बार की गर्मी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन अगली गर्मी में हम सब आराम से रहेंगे। बहुओं, तुमने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जहाँ लक्ष्मी और सरस्वती एक हो जाएं, उस घर को स्वर्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। और फिर क्या था, पूरे परिवार की किस्मत ने करवट बदली। कविता के आर्थिक सहयोग और राहुल विक्रम की कड़ी मेहनत से उस एक कमरे के ऊपर 2 नए और हवादार कमरे बन गए। अगली गर्मियों की आहट से पहले ही घर में नया कूलर और कविता विक्रम के कमरे में एसी भी लग गया। अब उस घर का तापमान तो ठंडा हो चुका था, लेकिन परिवार के दिलों में आपसी प्यार और सम्मान और भी ज्यादा गहरा और गर्म हो चुका था। गोरी जेठानी और काली देवरानी ने मिलकर साबित कर दिया कि रंग रूप से नहीं, बल्कि गुणों से घर स्वर्ग बनता है।